नाजरीन, ये है रेड लाइन। सियासत के अंदर आपको हैरत अंगेज नज़ारे तो हमेशा नजर आती हैं, लेकिन जो आप इस वक्त नज़ारे देख रहे हैं शायद उसकी नज़ीर नहीं मिलती। इमरान खान ने परवेज़ इलाही को काफ़ी अर्सा पहले पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा था। अब अपनी पार्टी का सदर बना दिया, पार्टी उनके हवाले कर दी है और सदर बनने की जो दस्तावेज़ है वो फवाद चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले कर रहे हैं। और अगर मैं रिकॉल कर पाऊँ, अल्फाज नहीं दोहरा सकता कि परवेज़ इलाही साहब फवाद चौधरी को टेलीफोन के ऊपर क्या क्या सुना रहे थे। तो ये सियासत के रंग है। एक रंग ये भी है कि इमरान खान ने अदालत में ये कहा कि अदालत के अंदर वो बीमार हैं, उनको टांग के अंदर गोली लगी हुई है, कमर की बीमारी है, कुछ बड़ी छोटी आंत, हर किस्म की बीमारियों का जिक्र हुआ। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि कल से लाहौर में वो रैली निकालेंगे और पीडीएम और उनके जितने भी लोग हैं उनको जो बैक कर रहे हैं, तमाम कुव्वतें, रियासत की मशीनरी, उनको टेक ऑन करेंगे। तो यकदम इमरान खान बुजुर्गी से निकलकर तवानाई के मैदान में दाखिल हो गए हैं और बीमारी उनकी ख़त्म हो गई है। जो अदालत के अंदर उन्होंने एक सबमिट किया हुआ है, एक आर्गूमेंट, और अब वो तवानाई के साथ सड़कों के ऊपर मौजूद होंगे। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये भी हम आपको बता दें कि हुकूमत के भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। हुकूमत क्या सोच रही है, पीडीएम की जमातें कहाँ पे खड़ी हैं, इनका भी तज़किया आपके सामने रखेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे नाज़रीन कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हालात क्या हैं। आज कराची यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी में हिंदुओं का जो मजहबी त्यौहार है होली, उसको नहीं मनाने दिया गया। इसके मुहरकात पर भी गौर करेंगे और ट्रेंडिंग के अंदर इसको शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान और परवेज़ इलाही के जो ताल्लुकात हैं बड़े गहरे, उसके ऊपर मैं किसी और जाविये से आपके साथ बात करना चाहूँगा और कुछ मालूमात आपके सामने रखना चाहूँगा। वो ये कि परवेज़ इलाही के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनकी करप्शन की कहानी बड़ी ज़बरदस्त सामने आई है। उनकी अपनी ज़बानी मोहम्मद खान भट्टी जो अंडर मैट्रिक हैं और उन्होंने एक जिन्नाती स्पीड के ऊपर तरक्की करते हुए ग्रेड 22 को फलांगा और उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए और पंजाब जो पाकिस्तान का आधा है आबादी और सियासी क़ुव्वत के हवाले से, उसकी असम्बली को संभालने पर मामूर हो गए। परवेज़ इलाही साहब के ख़ासुल ख़ास हैं। उन्होंने एतराफ़ी बयान के अंदर अपने करप्शन की दास्तान जो समअप की है, उसकी दस्तावेज़ात जब मैंने देखी और फिर मैंने काउंटर चेक किया पंजाब के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के साथ, दो और सोर्सेज से बात की, तो पता चला कि बड़ी गज़बनाक किस्म की करप्शन है। तीन पहलू हैं इस करप्शन के। एक तो मोहम्मद खान भट्टी साहब जो अंडर मैट्रिक हैं और उन्होंने बड़ी तेज़ी से तमाम ग्रेड्स को फलांगते हुए परवेज़ इलाही साहब के करीब तरीन जो मोतमद ख़ास होते हैं वो दर्जा हासिल किया। शुरू दिन से उनके साथ थे, लेकिन फिर तो बाद में यकजान जो दो कालब हो गए। उन्होंने खुद जो कारनामे किए हैं, जब मैं देखता हूँ कि उन्होंने कैसे कैसे पैसे बनाए, ये उनका एतराफ़ी बयान है जो मैं बता रहा हूँ। किसी कॉन्ट्रैक्टर से 5 करोड़ हासिल किए, किसी से उन्होंने 30 करोड़ हासिल किए, किसी से उन्होंने 80 करोड़ हासिल किए, तैनातियों के ज़रिए, ठेकों के ज़रिए और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर लोगों को फ्रंट मैन के तौर पर यूज़ करते हुए। जो उनका अपना असासा है उसको अगर आप देखें तो आप अंगुष्ठ बदनदार रह जाएंगे। उनके पास फार्म हाउसेस भी हैं, उनके पास कीमती गाड़ियां भी हैं, उनके पास कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ को वो ख़ुद रन करते हैं। फिर उनकी जो ताकत है उसका अंदाज़ा आप लगाइए कि जो रहीम यार खान शुगर मिल्स हैं, जो परवेज़ इलाही साहब और उनके दोस्त मिलकर चलाते हैं, उनके अंदर उनकी बाकायदा करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट्स है। किसी जगह पर 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, किसी जगह पर 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये उनका अपना एतराफ़ी बयान है जिसके ऊपर उन्होंने अंगूठा भी लगाया हुआ है, क्योंकि वो अंगूठा ही लगा सकते हैं, और कुछ दस्तखत ऐसे किए हैं कि जो अंडर मैट्रिक ही कर सकता है। लेकिन बहरहाल असासे खूब बनाए। तो एक तो ये करप्शन की दास्तान है, लेकिन जो ज़्यादा परेशानी की बात है वो ये कि उनका जो ताल्लुक़ है परवेज़ इलाही साहब के साथ और मोनिस इलाही के साथ, वो बड़ा करीबी और गहरा है। जो करप्शन की दास्तान उन्होंने ख़ुद मानी, उसके अंदर जो डेवलपमेंट स्कीम्स में से पैसा निकाल कर, और ये डेवलपमेंट स्कीम्स जो है गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के गिर्द घूमती हैं, उनसे पैसा निकाल कर कैसे परसेंटेज के ज़रिए, कहीं पर आपको 5%, कहीं पर आपको 10%, और ये परसेंटेजेस जो हैं ये लाखों में नहीं है या करोड़ों में नहीं है, बाज़ जगहों पर अरबों को टच करती हुई नज़र आती हैं। वो पैसा किस तरीके से मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स के अंदर रखा गया, वहाँ से ट्रांजैक्शंस की गई और फिर अपने एक रिश्तेदार के ज़रिए उस पैसे को बाहर भिजवाया गया। एतराफ़ी बयान की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मैंने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब के साथ बाकायदा
काउंटर चेक किया। लेकिन जो सबसे परेशान कुन बात है मोहम्मद खान भट्टी साहब की, और जिनका ताल्लुक परवेज़ इलाही के साथ बड़ा गहरा है, वो ये जहाँ पर वो बताते हैं कि कैसे जो मुनसिफीन हैं पाकिस्तान के, जो आला ओहदों पर फायज़ हैं, चंद एक को वो कैसे कंट्रोल किया करते थे और किस मुनसिफ के ज़रिए कंट्रोल किया करते थे। यानी टॉप से लेकर उनके एतराफ़ी बयान के मुताबिक, अब ये कितना दुरुस्त है कितना नहीं, उन्होंने हल्फिया बयान दिया है, अंगूठा लगाया, सिग्नेचर किया है और बताया है कि मुझ पर किसी ने जुल्म और सितम नहीं किया, अपनी मर्ज़ी से मैं बयान दे रहा हूँ। उनको ये आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के पास से गिरफ़्तार किया गया था। उसके अंदर वो बताते हैं कि किस तरीके से मुनसिफीन को टॉप से लेके बॉटम तक, एडिशनल सेशन जज बॉटम एंड के ऊपर और टॉप के ऊपर, तो जो मुनसिफीन हैं आला तरीन ओहदों पर फायज़ हैं, उनके ज़रिए वो केसेस को मैनेज किया करते थे। और वो जो लिंक है उनका परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही के साथ, वो हर सतर के अंदर से आया है। और जो बड़ा सवाल है इमरान खान साहब के सामने वो ये है कि जब मोहम्मद खान भट्टी एतराफ़ी बयान के अंदर ये तमाम नेटवर्क ऑफ करप्शन, ये तमाम नेटवर्क ऑफ फ्रंटमैन, ये तमाम नेटवर्क ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ जस्टिस की वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे उन्होंने फ्रंटमैन के तौर पे काम किया और अपने फ्रंटमैन के ज़रिए उन्होंने तमाम मवाद इकट्ठा किया, इमरान खान ने ऐन उस मौके पर इनके जो सरबराह हैं, इनके सर पर जो हाथ रखने वाले हैं, इनके जो सरपरस्त हैं परवेज़ इलाही साहब, उनको अपनी पार्टी का सदर बना दिया है। अब डाकू सदर है और उस सदर का जो दायां बाजू है मोहम्मद खान भट्टी, वो एतराफ़ी बयान में बता रहा है कि मामलात सदर के सरपरस्ती में क्या चलते रहे हैं उनके और उनके बेटे के। अब ये ऐसा नुक्ता है जिसके ऊपर शायद इमरान खान ने गौर नहीं किया, लेकिन ऐन मुमकिन है कि इमरान खान ने शायद गौर किया हो और इमरान खान का परवेज़ इलाही साहब के साथ जो लिंक है वो बुनियाद करता हो उन तमाम मामलात पर जो मोहम्मद खान भट्टी ने अपने एतराफ़ी बयान में एक हिस्से में ज़िक्र किया, जिसके अंदर उनकी पहुँच जो इंसाफ का निज़ाम है उसके सतूनों तक है। तो इमरान खान के लिए तमाम चीज़ें शायद इस वक्त मैटर नहीं करती, डाकू राज मैटर नहीं करता, डेवलपमेंट स्कीम से पैसे गायब करना मैटर नहीं करता, भर्तियाँ 500 के करीब जो की गई जब वो परवेज़ इलाही साहब के साथ पंजाब असम्बली मैनेज कर रहे थे, वो मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि परवेज़ इलाही साहब बज़रिया मोहम्मद खान भट्टी किन किन लोगों से कब कब कैसे इंसाफ के तराजू के अंदर हल्का सा बल डाल सकते हैं, कहाँ पर क्या बेंच बन सकता है और कहाँ से वो बेल हासिल कर सकते हैं। असल में भट्टी साहब का किस्सा जो है वो भट्टी साहब का किस्सा नहीं है, वो परवेज़ इलाही का किस्सा है। परवेज़ इलाही का किस्सा भी नहीं है, वो असल में इमरान खान का किस्सा है। तो भट्टी साहब के मामला तो अपनी जगह पर, हुकूमत के मामला पर ही आ जाते हैं। इमरान खान के सामने सियासी तौर पर बंद मानना ज़रा इनके लिए मुश्किल हो रहा है। हमारे पास साथ तारड़ साहब मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए दाखिला, मुस्लिम लीग नून के सेंट्रल लीडर, आपका बहुत शुक्रिया। नाज बलोच साहिबा, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीस पार्टी, आपका भी बहुत शुक्रिया। कमर दिलशाद साहब, मुशीर निगरान वज़ीर आला पंजाब बराए कानून और पार्लिमानी अमूर, कमर साहब आपका भी शुक्रिया। तारड़ साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, अब इमरान खान अदालत में तो उन्होंने कह दिया कि मैं बीमार हूँ और तमाम बीमारियों का जिक्र भी किया, कल वो लाहौर में निकलेंगे, आपको तो वैसे काफ़ी चकमे दिए हैं उन्होंने कि नहीं? यू हैव टू एडमिट दिस, ये इतना मान ले कि उन्होंने काफ़ी चकमे दिए। देखिए, पहले दिन जब वज़ीराबाद के इंसिडेंट के फौरी बाद वो रावलपिंडी जलसे के लिए आए थे, उस वक्त तो चले जो भी उनको स्प्लिंटर्स वगैरह लगे, उनकी ज़ख़म अभी ताज़ा थे, वो फिर भी जलसे में आए, उन्होंने तकरीर भी की, पूरा जोर भी लगाया, ट्रैवल भी किया, चाहे बाय हेलीकॉप्टर किया हो। देखिए, ये इवेंचुअली ना, एज ए लॉयर मैं आपको बताऊँ, अदालत को अवॉइड करना, प्रोसेस को ना चलने देना, ताख़िरी हरबे इस्तेमाल करना, इट हिट्स यू इन द फेस एट द एंड। ये आपको आके हिट करता है। आज तो कोई हिट नहीं किया, आज तो कोर्ट से उनको रिलीफ भी मिल गया। फर्दे जुर्म आयद होनी है ना, आज नहीं होगी, 13 को हो जाएगी। बट ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने से, तारीख पे तारीख लेने से आपने ये बात इंश्योर कर ली कि जब आपको सजा देने की बारी आएगी, ये प्रोसिक्यूशन सारा केस अपना बिल्डअप करेगी कि जी इन्होंने इतनी तारीखें ली, ये झूठ बोले, ये अदालत को चकमा दे के फ़लाँ रैली में शिरकत की। प्रॉब्लम एक और है, ये इंतहाई खौफज़दा और एक साइकाइट्रिक कंडीशन है कि ये क्लॉस्ट्रोफोबिक भी हैं, ये तंग जगहों से घबराते हैं, फिर इनकी आदत ऐसी हैं कि ये बहुत ज़्यादा देर जेल में नहीं गुजार सकते। अब
उस दिन एक एसपी बेचारा शरीफ आदमी इस्लामाबाद का, वो गया तामील कराने नोटिस की, उसका जाती एजेंडा तो नहीं था ना, उसको कहा कि जी अदालती नोटिस है तामील करवाओ, ये अंदर छुप गए, इन्होंने वहां पे पूरा महाज खड़ा कर लिया। है ना जी, आप देखें उसको कहें छुप गए नहीं छुप गए, लेकिन टैक्टिक है, आप कहते हैं उनको चकमा दे दिया, गुच्चा दे, जो भी कर दें, लेकिन ना साहब वुड यू नॉट एग्री कि आपको उसको सोल्यूशन नहीं है इमरान खान का। वो जब चाहते हैं वो जमान पार्क में मैसूर हो जाते हैं, जब चाहते हैं सड़क के ऊपर आते हैं, जब चाहते हैं अदालत के अंदर आते हैं, जब चाहते हैं अदालत के अंदर नहीं आते हैं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बड़ी अहम बात आपने अभी की है। देखिए, बात यह है कि मुझे तो याद पड़ता है, और माजी करीब में भी इमरान खान साहब की जो तकारीर हुआ करती थी, जिसमें अक्सर वो जिक्र करते थे चोर चोर, माफिया, शराफिया, और फिर ये कहना कि ताकतवर के लिए और कानून और गरीब के लिए और कानून, इस मुल्क में दो कानून नहीं चल सकते, इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। और आज जब खुद अदालतों से एस्केप हो रहे हैं, और फिर उस पर एक शोलिया तमाशा एक और उन्होंने ये लगा के रखा है जी, जेल भरो तहरीक, मतलब वर्कर्स के लिए जेल भरो तहरीक और अपने लिए जेल बचाओ तहरीक, मतलब कमाल। लेकिन ना वर्कर नाला होते हैं, ना अदालतें नाला होती हैं, और ना आप बामुराद होते हैं उनको रोकने में। मेरा ये मुद्दा है। नहीं, देखिए, मैं समझती हूँ कि वो जो चीज़ें कर रहे हैं, अता ने अभी पहले भी गुफ्तगू हो रही थी, प्रोग्राम से पहले भी बात हो रही थी। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि वो ताकत में अभी भी अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, इदारों से, अदालतों से, इंसाफ के मामलात से वो अपने आप को सब चीज़ों से मुबर्रा समझ रहे हैं। ये वो एक ज़हनी कैफियत है जिसके अंदर वो समझ रहे हैं कि वो कुछ भी कर लेंगे और उनकी पूछगछ नहीं होगी, वो इंसाफ के कानून के दायरे कार से बाहर रहकर सब कुछ करें। तो मैं समझती हूँ कि ये ज़्यादा देर पर नहीं रहेगा। इसी में वो गलतियाँ और वो मिस्टेक्स कर रहे हैं, जिन मिस्टेक्स के में आड़े हाथों आकर खुद इन्हीं अदालतों के जो है नजर में वो अपनी वक़्त भी गिरा जो करना है अदालतों ने करना, मौके दे रहे, बिल्कुल अदालतों ने करना है, आपने कुछ नहीं करना। नहीं, देखिए, हम तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम हुकूमत है, हम गवर्नमेंट है, हम पीटीआई नहीं है तलत साहब, हम पीटीआई नहीं है कि जब वो हुकूमत में थे तो फाइलें लेकर शहजाद अकबर आ जाते थे कि कल उसकी बारी, परसों उसकी बारी, कल उसकी, और वही स्क्रिप्ट होता था पूरा का पूरा। हम पीटीआई नहीं है, ना हम पीटीआई वाली गलतियां दोहराना चाहते। मैं समझती हूँ ये हुकूमत जो है वो अपना काम कर रही है, अदालतों को अपना काम करना चाहिए, और अदालतों से तवक्को हम भी यही रखते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। जिस तरह दूसरों ने मुकदमात का सामना किया, झूठे मुकदमात का सामना किया, ये कम से कम अपने तोशा खाना के ऊपर तो आ जाएं। बहुत चोर चोर चिल्लाते थे, कम से कम आके साबित कर लें कि जनाब इन्होंने तोशा खाना से जो मामलात हैं उसके अंदर अगर ये समझते हैं कि चोरी नहीं की है तो उसका जवाब दे दें। तो पता नहीं क्या जवाब देंगे। जरा कंवर साहब को बता दें। कंवर साहब, आप बहुत तवानाई के साथ इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी करते रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू की नुमाइंदगी करते रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि ये जो आपने लाहौर के पुलिस अफसर को रिस्टोर किया है, उसके अंदर हमें भी पार्टी बनाया जाए केस में। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब आपके पास ओहदा भी है केयर टेकर हुकूमत के साथ, क्या आपके ख्याल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन मौजूदा हालात में लाहौर की अगर हम मिसाल दें और ये साहब वहाँ पर मौजूद रहें जिनको रिस्टोर किया गया है, फ्री एंड फेयर इंतखाबात करवा पाएगी, या इसमें कोई आपको टकराव लगता नहीं है, इनकी मौजूदगी में भी हो जाएंगे? गो अहेड। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास आईनी इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं। ये इसके साथ साथ हम बात करना चाहेंगे, अच्छा पैनल बनाया हुआ है, नाज बलोच भी है, तारुल साहब भी है। उसमें सबसे पहली अहम बात यह है कि हमारी अदलिया जो है वो इलेक्शन कमीशन को चलने नहीं देती। जब भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने आइन और कानून के मुताबिक कदम उठाता है तो उसी वक्त चंद घंटों में ही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले कदम करार दे दिए जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी अहम मिसाल ये है कि हमारे मुल्क में जो इंतशार और सियासी पार्टियों के माबैन जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, वो मार्च 2022 में जब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने एक रेफरेंडम भिजवाया कि आर्टिकल 60(31) के तहत आपकी जो पार्टी के जो फ्लोर क्रॉसिंग के जो है उनका क्या स्टेटस होगा, तो वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की मौजूद अदालत मौजूद जज एहतराम के साथ बात करते हैं। उनका जो फैसला आया वो आर्टिकल 60(31) की खिलाफ वर्जी था। उसमें जनाब आइन से मारवा ने फैसला किया। 2 जजों ने ये कहा कि आपने आइन की री राइटिंग कर दी, 3 जजों ने उस फैसले को बरकरार रखा। तो ये सारी चीजें अभी तक वो जो केस जो चल रहा था आपका मार्च 2022 से लेकर 2023 से लेकर अभी तक जो चलता आ रहा है, 22 से लेकर अभी तक, वो सारे मामला जो है उसी में जा रहे हैं।
उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जहां तक महमूद डोगर साहब की जो बात चली आ रही है, आप ये देखें, एक महमूद डोगर साहब एक पुलिस ऑफिसर हैं, उनकी ट्रांसफर की पोस्टिंग के बारे में चीफ इलेक्शन कमीशन को बुलाना, तलब करना जो है, वो भी एक उनकी हमें समझ नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूद तो उन्होंने कैसे बुला लिया। उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमीशन का जो स्टेटस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, आर्टिकल आइन की 213 के तहत। उनको बुलाना, तलब करना, पूछना, इसके बाद उनको घेर के लेकर उसके पास इलेक्शन की तरफ चले गए। आपके ख्याल में डोगर साहब इतने अहम क्यों हैं? जरा हम इसके लेट्स गो टू द बॉटम ऑफ इट। आपके ख्याल में अब जहां पर आप मौजूद हैं, मौजूदा ओहदे के साथ, मैं तारड़ साहब से भी पूछूंगा, डोगर साहब इतने अहम क्यों हो गए? नहीं, उसमें ये हुआ ना कि सबसे बड़ी बात ये थी कि डोगर साहब का ट्रांसफर हुआ, वो एक पंजाब गवर्नमेंट ने उनको लेकर भेजा कि आपने इतना अहम केस क्यों बनाया। उसका अहम ये केस ये था, मैं इसकी बैकग्राउंड जानता हूँ सारे मामलात को, कि वो सर्विस ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ जो उन्होंने सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए और वहाँ उनको बिला वजह चीफ इलेक्शन को बुला लिया, जिस पर जस्टिस बंदो खेल ने बड़ा शदीद एतराज किया, जस्टिस ने भी बड़ा एतराज किया, जस्टिस मंसूर शाह ने भी कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन तो फरीक ही नहीं था, आपने क्यों बुलाया। जब बुलाने के बाद पूछते हैं, ट्विस्ट करके पूछते हैं कि जी इलेक्शन की डेट आप दें, तो वो कहती इलेक्शन डेट तो मेरे पास इख्तियारात ही नहीं है। तो फिर वो हमें ये तफसील पता है, मैं सिर्फ आपका पॉइंट भी जानना चाहता हूं कि डोगर साहब आपकी नजर में, आपके मौजूदा ओहदे के पेश नजर, वहां से जब आप देखते हैं, इतने अहम कैसे हो गए कि इस्तारा बन गए हैं कि उनको बल्कि मयार बन गए हैं जिसके ऊपर आपने परखना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वक़्त क्या है, मौजूद जज साहबान की तरजीहात क्या है, इतने अहम क्यों है? वो तो आपके सवाल के साथ पहले से बैठे जवाब दे देंगे ना, हम तो जवाब ही देना चाहेंगे कि एक बाकायदा तरीके के तहत। तारड़ साहब वांट्स टू टेक दिस क्वेश्चन, गो अहेड तारड़ साहब, बताइए। बात बड़ी सिंपल है कि गुलाम महमूद डोगर को पीटीआई की गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, उनसे पर्चे भी करवाए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी करवाई, बट ये एक पूरा एक रैकेट है जिसके अंदर परवेज इलाही फैसिलिटेट करते हैं इमरान खान को कि मेरे जजों से ताल्लुकात हैं एट द वेरी टॉप लेवल, टॉप के मुनसफीन से मेरी व्हीलिंग डीलिंग है। मेरा सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी जो अभी ईरान के बॉर्डर से फरार होता हुआ पकड़ा गया है, ये उनसे उसको उनके घरों तक भी रसाई हासिल है, वो टेलीफोन पे भी गुफ्तगू करता है। ये सारा प्री प्लान्ड था कि डोगर के केस पे बुलाया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और बाद इलेक्शन की जाएगी। डोगर एक करप्ट अफसर है, 2012 में उसकी एक इंक्वायरी हो चुकी है, मेजर रिटायर मुबशर ने की थी और कहा था कि इसको किसी अहम पोस्ट पे ना लगाया जाए। अब परवेज इलाही को जो आज सदर भी बनाया गया है, वो किस बात का सिला है कि जुडिशरी की जितनी मैनेजमेंट है, वो हाई कोर्ट की हो या वो उससे बड़े कोर्ट की हो, वो परवेज इलाही इनको मैनेज करके देते हैं स्टे ऑर्डर्स के जरिए, बाकी मामलात के जरिए। ऑडियोज जो आई हैं उसमें जिक्र हो रहा है कि वो डोगर का केस भी लगा है, उसको भी टेकअप कर लें। क्या ये इंडिकेशन काफी नहीं है इस बात को साबित करने के लिए कि डोगर के केस की चैटर जो है वो पहले ही परवेज इलाही साहब फोन पे कर रहे थे? अब देखिए नेटवर्क, आपका नेटवर्क, ये पूरा एक नेटवर्क है। और देखिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर हुए, कई दिन गुजर गए हैं। मुझे बता दें, जिन जज साहब की प्रॉपर्टी है वो 4 कनाल का प्लॉट जो 40 करोड़ का उन्होंने लिया है 10 करोड़ का, और जिनसे उन्होंने लिया उन्होंने एक दिन पहले खरीदा लेयरिंग की, क्या वो आज समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है? क्या किसी ने कोई नोटिस लिया है? ये पूरा एक नेटवर्क है जिसमें परवेज इलाही साहब वेल इंट्रेंच्ड हैं, वो सहूलतकारी करते हैं इमरान खान साहब की, और इमरान खान साहब अल्टीमेट बेनिफिशियरी हैं ये मोहम्मद खान भट्टी की करप्शन, जिसमें कमीशंस हैं, जिसमें ठेकों में से पैसे हैं, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे हैं। 7वें स्केल का एक क्लर्क, वो आप पढ़ें, राइज ऑफ अ क्लर्क फ्रॉम 7th स्केल टू 22nd ग्रेड, ये ठगियां कर करके, माल कमा के जजों को भी इसमें शामिल कर करके। परवेज इलाही साहब पीडीएम के कैंडिडेट थे चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, थे ना? बिल्कुल थे। उस वक्त आपको सारी चीजें याद नहीं आ रही थी? उस वक्त और परवेज इलाही साहब इनकी पार्टी के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। देखिए, मैं तो उस वक्त भी मुखालिफ था, मगर पार्टी के कुछ सीनियर्स ने ये तय किया कि ये बेहतर है कि पंजाब गवर्नमेंट एक कोलिशन गवर्नमेंट हो। मगर देखें, अगर वो कोलिशन गवर्नमेंट बन भी जाती तो हमारे कुछ उसूल हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। इस तरह हम हर चीज फॉर सेल नहीं लगाते जिस तरह परवेज इलाही साहब ने। किस तरह हर चीज फॉर सेल लगाते? मतलब देखें ना, आपने इंडोर्स किया परवेज इलाही को, इन्होंने उनको ओन किया परवेज इलाही को, तो परवेज इलाही साहब के तमाम मामलात जो है, भट्टी साहब आज के थोड़े, मैं तो ये कहूँ, आप तो पंजाब, आपको पता है भट्टी साहब कब के हैं? भट्टी साहब बड़े पुराने हैं, बट मैं तो कहूँगा खसकम जहां पाक
हम बच गए एक बहुत बड़ी मुसीबत से, और वो एक गलत स्टेप था, और मियाँ नवाज शरीफ ने तब भी कहा था उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, मगर क्योंकि पूरी पार्टी के सीनियर्स का ख्याल था कि ये हो जाना चाहिए वट एवर द रीज़न, तो ठीक है वो एक स्टेप लिया गया, मगर अल्लाह का शुक्र है कि 24 घंटों में वो रिवर्स हो गया, वरना शायद ये सारे जराइम हमारी झोली में डल जाते। और ये जो इतने इंकशाफात हुए हैं और मुनसिफीन का उसने नाम लिया है और इस नेटवर्क को उसने एक्सपोज किया है, तो इससे बड़ा और क्या सबूत है कि ये इलेक्शन वाली भी जो सुओ मोटो लिया गया, वो जिस बेंच ने पहले लिया उसने किस नीयत से लिया और क्यों लिया। ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। नाज़ साहब के साथ जाऊंगा कि ये वो निज़ाम इंसाफ है जिसके ऊपर तकिया किए बैठे हैं कि इससे इमरान खान का सोल्यूशन निकलेगा। कोर क्वेश्चन ये है, इमरान खान अदालत में बीमार हैं लेकिन अब रैली के लिए तैयार हैं। नाज़ साहिबा, ये वो अदालती निज़ाम है जिस पर आपने उम्मीद बांधी हुई है कि इससे वो सोल्यूशन निकलेगा जो आपके लिए और आपकी जमातों के लिए सियासी तौर पर बड़ा दर्द-ए-सर है। जो पोल्स हैं वो इमरान खान को पब्लिक परसेप्शन इंडेक्स के ऊपर आपसे बहुत आगे दिखाते हैं। तो ये अदालतें, देखिए, पहली बात तो यह है कि जिन पोल्स की, जिन सर्विस की अगर आप बात कर रहे हैं, जिनके अंदर खुद असद उमर साहब बैठकर बाकायदा तौर पर नज़र आ रहे हैं लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते हुए, उन्हीं इदारों के, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को कि किसको किस रेटिंग पे कितने परसेंटेज पे शो करना है, तो उन पोल्स को तो हम कभी भी नहीं अहमियत से इनकार करते हैं डेफिनेटली। और दूसरी बात यह है कि पोल तो ये है कि मैं शहर कराची से ताल्लुक़ है जहाँ से PTI 14 सीटों का दावा करती थी, और आपने देखा कि बल्दियाती इलेक्शंस में मुंह की खानी पड़ी, तीसरे नंबर पे जाके PTI स्टैंड की है उस बल्दियाती इलेक्शंस में। तो फिर बात यह है कि जब आवाम निकलती है, वोट देती है, फैसला होता है, तो आपको नज़र ग्राउंड में आएगा। ये इलेक्शंस अभी दिल्ली दूरस्त, अभी इलेक्शंस होंगे, इनको पता चल जाएगा। KPK की भी सूरत हाल सामने आ रही है। आज ही बयानात आए हैं वुज़राओं के कि BRT में अरबों रुपए के घपले हुए, करप्शन हुई है, और इंसाफ कार्ड के ऊपर जिस तरह हॉस्पिटल्स ने गलत, जिन अस्पतालों में जानवरों का कोई इलाज ना कराए वहाँ पे इंसानों के इलाज करा के करोड़ों नहीं अरबों रुपए के जो है बिल्स सरकार के खाते में दिए गए। माजरत के साथ ये तमाम चीज़ें, मैं ये इसकी सेहत से इनकार नहीं करता, लेकिन ये तमाम चीज़ें जब सियासी मामलात ख़राब होते हैं तो तमाम जमातों के बारे में कहेंगी। आपकी जमात के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, इनकी जमात के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, आपकी जमात के खिलाफ कितने केसेस नहीं बनाए गए, इनकी जमात के खिलाफ। तो लोग जब ये सुनते हैं वो कहते हैं फ़र्क क्या है? तलत साहब, फ़र्क ये है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ऊपर हर दौर में झूठे मुकदमात में हमें उलझाया गया, लेकिन हमने हमेशा जो है अदालतों का एहतराम किया। 11 साल जरदारी साहब ने जेलें काटी और उसके बाद जाके सुरखरू हुए, और फिर उसके बाद अदालतों ने उन्हें बाइज्जत बरी किया झूठे मुकदमात में जिनमें उलझाया गया था। इसी तरह से हमारी सिटिंग MBA फरियाल तालपुर साहिबा को रातों रात ईद की रात उठा के जिस तरह बख्तरबंद में डाल के ले जाया गया, और जो तूफान बदतमीजी PTI ने अपने दौरे हुकूमत में की, झूठे मुकदमात और मीडिया ट्रायल जो वो करते रहे, वो सबके सामने। उनके खिलाफ जो मुकदमात वो सच्चे मुकदमात, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ झूठे थे। देखिए, नहीं, देखिए, मैं गुजारिश कर दूं, खुर्शीद शाह, शाहिद खाकान अब्बासी, उनके पास भी फहरिस्त है, हर किसी ने जेब में फहरिस्त डाली हुई है। वो भी सवाती साहब से शुरू होते हैं, फवाद चौधरी का जिक्र करते हैं, फिर वो तमाम लोग उनके सामने। अब बात यह है, गुजारिश है कि इंसाफ तो अदालतों ने देना होता है। अब ये प्रेसिडेंट तो मैं समझती हूँ कि हम तवक्को भी रखें और अच्छी उम्मीदें और होप अच्छा हमेशा रखना चाहिए। इंसाफ तो अदालतों ने देने, मैंने और अता तारड़ ने आपने इसी शजर के साथ व्यवस्था रहना है ना, इससे हटना नहीं है। आने वाले वक्तों में देखिए, तारीख बड़ी बेरहम होती है और वो फरामोश नहीं करती चीज़ों को। आज भी तारीख में लिखा जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ नाइंसाफ़ी हुई और उनका अदालती कत्ल हुआ और उनके साथ ज्यादती हुई, नाइंसाफी हुई। आज भी हम अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। लेकिन देखिए, अब लेकिन फिर भी हमने उसके बावजूद हर दौर में अदालतों का एहतराम किया। हम आज भी करते हैं और हम उम्मीद ये रखते हैं कि PTI भी अदालतों का एहतराम करे। अंपायर को साथ मिला के खेलने वाली कहानियां अब पुरानी हो चुकी। अब आए, थोड़ा सा हिम्मत करें, थोड़ा वो जो अपने बयानात देते थे ना कि जी एक जैसा कानून होना चाहिए, अमीर के लिए, ताकतवर तबके के लिए और गरीब के लिए, और ये तो रट चुका है। ये तो मैं समझती हूँ PTI के हर फॉलोअर को और वर्कर को, जिस फसाहत के साथ बयान करें, आपको भी रट चुका है। जरा मुझे कंवर साहब के पास जाने। कंवर साहब, लेकिन PTI मैं समझती हूँ खुद इमरान खान अपनी गौर करें, अपनी ही अदाओं पे खुद गौर करें। वो कहते हैं ना, अगर हम कहेंगे तो शिकायत हो। ये जुमला यहीं पर आकर जो गिर जाता है। गौर करें, वो गौर नहीं करते, वो बस आगे चलते हैं। कंवर साहब, अगर मैं आपके पास आऊँ इंतखाबात की डेट के बारे में, और मैं तारड़ साहब के पास ये सीधा सा सवाल करूंगा,
आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है पंजाब के अंदर? ज़ाहिर केयर टेकर हुकूमत का एक खास टेन्योर मौजूद है, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने हैं, आपने इलेक्शन कमीशन के तकद्दुस का, उनकी ताकत का जिक्र किया। इंतखाबात हर हाल में 90 दिन में होने, अब तो डेट भी आ गया, इसमें तो कोई तब्दीली नहीं होने की। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में सबसे बड़ी अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन ने प्रेसिडेंट पाकिस्तान की मशावरत से जो 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी पंजाब के इलेक्शन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह कि चंद रोज में कल ही हमारी इतला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है अपना शेड्यूल जारी कर देगा। जब वो शेड्यूल जारी कर देगा तो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, उसमें स्टेप बाय स्टेप होते हैं, नॉमिनेशन पेपर वसूल करने से लेकर बैलेटिंग पेपर की छपाई तक, वो पूरा एक होता है शेड्यूल। लेकिन इसके साथ ही जब बड़ा आईनी जो मसला है, आईनी जो मामला होंगे, उसमें आर्टिकल 220 के तहत तमाम वफाकी इदारे, सूबाई इदारे वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ताबे हो जाएंगे, जिसमें तमाम सर्विस पाकिस्तान के इदारे आते हैं। सर्विस पाकिस्तान के इदारे में हमारी आर्मी आती है, तो वो सारे मामला इलेक्शन कमीशन के डिस्पोजल पे हो जाएंगे। वो फिर ज़ाब्ता इखलाक के जरिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सख्त कार्रवाई भी कर सकता है। अब लाहौर में या पंजाब में ये महसूस करें कि जनाब ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ये मुकम्मल इख्तियारात हैं कि वो उसको नाहिल करार दे दें। इन्होंने एक बड़ी अहम मिसाल की थी कि 3 सूबाई वज़रा खैबर पख्तूनख्वा के जो थे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में, जब उन्होंने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तीनों को नाहिल करार दे दिया था। अलग बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चंद घंटों में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को तो शेड्यूल जारी होने के बाद आप समझे कि पत्थर की लकीर हो जाती है तारीख, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते, ये दुरुस्त है ना जी? लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये भी नजर आएगा कि मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल खराब हो रही है और इलेक्शन तो लाजमी जो है आर्टिकल 220 के तहत। कमर साहब आप इस तरह ना करें ना, मेरे सवाल का जवाब मैंने आपसे वो देखे, वो मुझे नहीं पता हालात क्या बनते, लेकिन तकनीकी तौर पर जब शेड्यूल जारी हो गया तो फिर आप रद्दोबदल नहीं कर सकते ना। Isn't that the fact? Isn't that the rule and the law? नहीं, इलेक्शन तो 30 नवंबर होने की तवक्को की जा सकती है, उसमें तो कोई इस लिहाज से कि इलेक्शन पाकिस्तान का बाकायदा एक आर्टिकल 218 के तहत। चलिए ये वाज़ेह हो गया। अब मुझे तारिक साहब से पूछने से सीधा सवाल, तारिक साहब आपने बड़े आइन और कानून की बात की, तो क्यों आप अनएम्बिगुअस स्टैंड नहीं लेते इंतखाबात की? देखिए मैं इस बारे में बिल्कुल क्लियर हूँ कि जब आर्टिकल 224 जिसमें केयर टेकर्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है इलेक्शंस की इम्पार्शियलिटी और एक शफाफ इलेक्शन को इंश्योर करने के लिए, वो आर्टिकल कहाँ जाएगा? वो भी तो आइन का हिस्सा है ना। यानी 18वीं तरमीम के बाद तमाम तरह इख्तियारात सूबों के पास हैं। सूबे में जिसकी भी गवर्नमेंट हो, क्या उस पॉलिटिकल गवर्नमेंट के होते हुए नेशनल असेंबली का इलेक्शन फेयर हो सकता है? वाइस वर्सा, हमारे बैठे हुए हम जितनी भी हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, तो क्या सूबों में हमारा इन्फ्लुएंस नहीं है? तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो आर्टिकल 224 की खिलाफ वर्जी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इनको देखें कि ये जो टाइमिंग है कि 2 सूबे के इलेक्शन पहले हो रहे हैं, 2 के और नेशनल के बाद में हो रहे हैं, एवरी 5 ईयर्स ये एक साइकिल बन जाएगा। फिर फंड्स के इश्यूज हैं। क्या इमरान खान साहब को नहीं पता था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, जब नारे लगा रहे थे? उनको नहीं पता था कि इस साल बजट के अंदर हमने 10 अरब की प्रोविजन रखी थी, जिसमें से 5 अरब खर्च हो चुका। इलेक्शन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो 4 महीने के बाद कहाँ से आएंगे? देखिए नया बजट आ जाएगा ना 4 महीने बाद, तो बजट आएगा, पैसे तो नहीं आएंगे ना। पैसों की जो उसको कमी का बजट से क्या ताल्लुक है? बजट से ये ताल्लुक है, एलोकेशन हो जाएगी, एलोकेशन हो जाएगी, रेवेन्यू टारगेट्स जो है वो पूरे हो जाएंगे, इसका बंदोबस्त किया जा सकता है। बट एक और इशू ये है जो बड़ा अहम है, आप हल्का बंदियों का क्या करेंगे? डिलिमिटेशन शुरू हो चुकी, मर्दमशुमारी का एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है कि उसके बाद आपने हल्का बंदियां करनी है। जिन सूबाई हल्कों पे इलेक्शन हो रहा होगा वो पुरानी हल्का बंदियां होंगी, उन्हीं सीटों के ऊपर जो नेशनल इलेक्शन है वो नई हल्का बंदी पे हो रहा होगा। आपके सवाल इलेक्शन की तारीख के ऊपर दर्जनों हैं, तो आप वजाहत से ये कह रहे हैं सवालों के जरिए कि मुमकिन नहीं है, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम अगर आ गया तो हम तैयार हैं। मरियम साहिबा हर जगह जा रही हैं, इलेक्शन कैंपेन हमने शुरू कर दी है पॉलिटिकल एंड पे, मगर मैं ये समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जो 2018 में हुआ, और वो तो था भी कुछ नहीं, इमरान खान साहब इसीलिए इसको ताख़ीर कर रहे हैं ताकि वो इलेक्शन में खुद जा सकें। इमरान खान साहब के केसेस जब तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचते, मैं तो इस हक में नहीं हूँ कि इलेक्शन करवाया जाए इस मुल्क में। आप क्या कहते हैं? आपकी जमात की जो तारीख है, आप तो हमेशा कहते हैं इंतखाबात वक्त पर हों, हर हालात में हों।
एब्सोल्युटली। और इलेक्शंस जो है मैं समझती हूँ कि हर जमहूरी पार्टी के लिए और जमहूरियत के लिए इलेक्शंस ही हमारी वो ताकत होती है आवाम से जब हम वोट लेकर आते हैं। और एक सियासी वर्कर के लिए जो है इलेक्शंस बहुत अहम होते हैं और पीपल्स पार्टी हमेशा इस चीज़ को समझती है। जब भी इलेक्शंस होंगे हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे और बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट कुछ चीज़ें हकाइक हैं और वो हकाइक ऐसे हैं जिससे इमरान खान साहब मुँह चुरा रहे हैं। और एक केओटिक सिचुएशन जो उन्होंने बनाई है ये जानते हुए कि मुल्क एक तिहाई पाकिस्तान सैलाब की जद में आया, ये जानते हुए कि $40 बिलियन का नुकसान हमें हुआ गुज़िश्ता 2022 के सैलाब में। दुनिया भर से हम प्लेजेस ले रहे हैं, अभी तक हमारे जो मामलात हैं वो हल नहीं हो रहे, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है। उसके बावजूद पाकिस्तान में कभी इंतखाबात नहीं नहीं मैं बात सैलाब हर साल आ सकता है। तलत साहब मैं फाइनेंशियल मामलात 5 साल में ठीक नहीं होने, फिर तो कभी इंतखाबात। अगर देखें मेरी बात सुने, मैं समझती हूँ कि कोई भी शऊर रखने वाला, कोई भी सेंसिबल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है, कोई सीजन सियासतदान ऐसे मुश्किल हालात के अंदर मजीद पेचीदगियां पैदा नहीं कर सकता। मैं हैरान हूँ और मुझे ताज्जुब है कि ये कैसी पॉलिटिकल पार्टी है जो ये जानते हुए कि मुल्क के अंदर जो दिवालिया अभी तो आप कराची के इंतखाबात को कोट कर रही थी अपनी सक्सेस की एग्जांपल के तौर पे। देखिए लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं, बिल्कुल आई टोल्ड यू कि आई एग्री कि वो लोकल बॉडी इलेक्शंस थे। लोकल बॉडी इलेक्शंस जो है वो हर सूबे का इख्तियार है कि वो अपने जल्द अज जल्द अपने लोकल बॉडी के इलेक्शंस कराए। हमारी तारीख रही है, पहले भी लोकल बॉडी इलेक्शंस पीपल्स पार्टी ने सिंध में वक्त पे मुकर्रर वक्त पे कराए थे। लेकिन ये बात हकीकत है कि 2 सूबों में अर्ली इलेक्शंस करवा के और उसके बाद वफाकी कौमी असम्बली के इलेक्शंस अलग हों, दीगर सूबों के इलेक्शंस अलग हों, तो वो जो एक प्रेसिडेंट वो सेट कर रहे हैं, एक अफरा तफरी की सिचुएशन बनाई है सिर्फ अपनी जात की जंग के लिए, क्योंकि इनके पास पंजाब में भी तो कुछ नहीं था। ले देकर वजीर आला भी इनके अपने नहीं थे, ले देकर वजीर आला भी इनका परवेज अलाई था, जिसको कल तक ये खुद पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा करते थे। दूसरों की तो एग्जाम्पल छोड़ देना, सबको बुरा कह के तो ये नया पाकिस्तान बना धड़ उन्होंने इंतखाबात जीते हैं, ज़मीनी जो है ज़मीनी धड़ाधड़ इंतखाबात जीते हैं, पंजाब से जीते हैं, हर जगह से जीते हैं। अगर मैं आपसे देखिए कराची से आपको पता है कि मलीर की नशस्त जो है पीटीआई हार गई थी ज़मीनी इंतखाबात के अंदर। और उसके अलावा मैंने आपको लोकल बॉडी का अहवाल बताया, वो वक्त नहीं है होने देना, फिर और मिसालें होंगी आपके पास। वो हम तो चाहते हैं इलेक्शंस बिल्कुल अपने मुकर्ररा वक्त पे हो, हम तैयार हैं, वी आर प्रिपेयर्ड, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी तंजीमें सब तैयार हैं। लेकिन क्या मुल्क इन चीज़ों का मुतामिल है कि इमरान खान आज कहें डुगडुगी बजा कि जी कल इधर सूबे में इलेक्शन हो, परसों उधर इलेक्शन हो और वैसे ही होता रहे? ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है, कोर्ट्स कह रही हैं। 30 सेकंड्स में जवाब दीजिएगा। अगर ये इंतखाबात का रुख ऐसा ही रहा जो कोर्ट ने कहा है, इलेक्शन कमीशन ने माना है, तो आपके पास रिकोर्स क्या है? कोर्ट के पैरा नंबर 14 जो ऑर्डर का है उसमें ये मौजूद है कि इफ सच अ कोर्स इज नॉट अवेलेबल तो फिर बेरिस मिनिमम टाइम में आप इलेक्शन कराएं। तो बेरिस मिनिमम टाइम अक्टूबर तक तो जा ही सकता है ना। आपकी डेफिनेशन अब देखें, उन्होंने कहा है कि सच अ कोर्स इज नॉट अवेलेबल, अगर 90 दिन में नहीं हो सकता, और ये वजूहात सारी मौजूद हैं, ना फंड्स हैं, ना सिक्योरिटी है, और देखा जाए तो अब बाकी आर्टिकल्स हैं। आपको मैंने मरदमशुमारी की एग्जांपल दी, तो हमारी तैयारी है। आज भी मरियम साहिबा ने शेखुपुरा में शानदार एक कन्वेंशन किया, मगर हम ये समझते हैं कि मुल्क में एक ही टाइम पे इलेक्शन हो, रिसोर्सेज मुल्क के वेस्ट नहीं हो सकते। एक शख्स की अना की खातिर जिसने 2 असम्बलियाँ तोड़ी सिर्फ अपनी अना की वजह से, उसकी हर ख्वाहिश की तकमील ना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है ना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, बहुत सारे ट्रेंड्स हैं इसके अंदर। मरीम नवाज़ और नून लीग की तरफ से ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं। इमरान खान ने जो कल कॉल दी है उसके हवाले से ट्रेंड्स चल रहे हैं, लेकिन मैं फोकस करूंगा पंजाब यूनिवर्सिटी में होने वाले वाक़े के ऊपर। ट्रेंड होली की तकरीब के दरमियान एक इंटरप्शन हुई, हमला हुआ, 15 इसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़ख्मी हुए। इल्ज़ाम लगा जमात इस्लामी की जो स्टूडेंट विंग है उसके ऊपर। कराची के अंदर भी होली की तकरीबात को डिस्टर्ब किया गया और कहा गया कि जमीयत के लोग जो हैं वो आए और उन्होंने हिंदुओं के इस मजहबी त्यौहार को डिस्टर्ब किया। जमीयत की तरफ से इसका डिनाइल जारी हुआ है, कहा जी कि हम पर ये सरीहन गलत इल्ज़ाम है और हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। तमाम अक़लियतों को अपनी अपनी जो मजहबी त्यौहार हैं वो मनाने की इजाज़त है। अब इसकी तहकीकात जारी है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ और ये कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, चाहे वो जामिया कराची हो, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी हो, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले दिनों जिस किस्म का हंगामा हुआ, कुछ विजुअल्स आप उसके देख रहे होंगे, वो लम्हा फ़िक्रिया है। अगर हमें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर के मामलात मैनेज नहीं कर सकते तो यूथ को हम किस किस्म की
उम्मीद दे सकते हैं। होली का मामला हो या तलबा की अंदर जो एथनिक ग्रुप्स ने घर कर लिया है और उनकी लड़ाइयों का मामला हो, यूनिवर्सिटीज़ के हालात ठीक नहीं है, सोचने की बात है।